टीचर जो है वो कंसिस्टेंटली असेस कर रहा होता है चीज़ों को। अच्छा, ऑब्जर्वेशन जो है वो तो मानवीय गुण है, हम सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। 5-6 कैरेक्टर हैं सर, उनको असेस करके आप बताइए कि सामाजिक विकास के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करना है तो ये काबिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं एज पर विजेंद्र सिंह। सामाजिक विकास के लिए हाँ, मतलब कोई भी एक गांव लगा लीजिए, मतलब कस्बा लगा लीजिए, बीडीओ हाँ, जैसी कोई नौकरी है, मतलब जिसमें लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो भी अपग्रेड हो सके और सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो सके, अच्छा अच्छा हो सके। नरेंद्र मोदी, सामाजिक विकास नरेंद्र मोदी, छोड़िए सर, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा उनसे। अमित शाह, अमित शाह कैन बी इन द वेटिंग लिस्ट, अच्छा, कैन बी इन द वेटिंग लिस्ट। मोदी से बेहतर? मोदी से बेहतर इन द सेंस कि सामाजिक विकास वाले उसमें बात कर रहे हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट में आ सकते हैं। केजरीवाल, ही कैन क्वालिफाई, ही कैन क्वालिफाई। अच्छा, योगी आदित्यनाथ, अगेन मतलब मोदी जी के साथ होंगे। अच्छा, प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा इनसे। मतलब अरविंद केजरीवाल अब तक नंबर 1 पे हैं और अमित शाह जो है वेटिंग लिस्ट में हैं। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं सर? अखिलेश यादव कैन बी अ गुड कैंडिडेट। अच्छा, ही कैन क्वालिफाई। हाँ, ही कैन क्वालिफाई। ममता बनर्जी शुड डू वेरी वेल। राहुल गांधी will be able to do very good in mains but will fail probably in interview. No, this is interesting. मैं सोचा था करूंगा। क्यों? He is theoretically very strong. In the terms that he is able to come up with the ideas and ideas are, मतलब his heart is at the right place. लेकिन जो ट्रिक्स एंड ट्रेड्स एंड डर्टी ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, कई बार लगता है कि ये व्यक्ति उससे अछूता है और इसलिए अपनी ही पार्टी में जो एलिमेंट्स हैं उन पर जिस किस्म का नियंत्रण हो सकना चाहिए, इट अपीयर्स दैट अभी तक भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि कांग्रेस अभी तक भी अपने कांग्रेस के आरएसएस एलिमेंट्स को बाहर नहीं कर पाई है। राइट। एंड आई थिंक सम ब्लेम हैज़ टू गो टू द लीडरशिप। मतलब मैं देख रहा था एक नेता जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री से मिल रहे हैं। नहीं, और बड़े अब ये तो खैर दिखने वाली चीज़ है, कुल कैरेक्टर के सेंस में तो दिखाई देता है। हमेशा से कांग्रेस में हमेशा से राइट विंग एलिमेंट्स रहे हैं और प्रॉपर आरएसएस एलिमेंट्स रहे हैं और उनको वीड आउट करना लीडरशिप की ज़रूरत थी, वो लगता है कि वो नहीं कर पाए, वहाँ पे थोड़ी सी चूक हो गई। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आ गया, इसलिए मैं बस एक्सटेंड कर रहा हूँ। और आपने डर्टी ट्रिक्स और ट्रेड्स की बात की अधिकारियों को चुनते हुए, राहुल गांधी को जब आप इंटरव्यू में फेल कर रहे हैं ठीक है, डर्टी ट्रिक्स एंड ट्रेड्स सिलेक्शन में, यूपीएससी क्लियर करने का सिलेक्शन में चलता है क्या कुछ? देखिए, अगर आप ये कहें कि क्या ऐसा होता है कि किसी ने पैसा ले लिया और उसका इंटरव्यू क्लियर कर दिया, मेरे पास ऐसा कोई ना तो उदाहरण है ना ही ऐसा कोई कभी फील जैसा हुआ है। आप प्लीज़ इस बात को समझिए, आपको लग रहा है कि ये कोई बहुत ईमानदार प्रक्रिया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यूपीएससी का रोल क्या है इसे समझिए। यूपीएससी का रोल बेस्ट ब्यूरोक्रेट चुनना नहीं है। आई बीन सेइंग इट फॉर मेनी ईयर्स नाउ। अगर बेस्ट ब्यूरोक्रेट चुनना, रोल के लिए सबसे अच्छे लोग चुनना तरीका होता तो जो बिग 4 कंसल्टिंग ग्रुप्स हैं वो लोग चुन सकते थे। IIMs और IITs में चले जाते, बेस्ट लोगों को चुन लेते और वो अच्छे ब्यूरोक्रेट सिद्ध होते, क्योंकि आपने ट्रेड्स देखने हैं, आपके पास वो मैट्रिक्स हैं। दैट इज़ नॉट द रोल ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी की भूमिका ही नहीं है। यूपीएससी की भूमिका ये है कि देश गणतंत्र बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि देश की पूरी आबादी को ये यकीन रहे कि इस देश के जो टॉप मोस्ट पोजिशंस हैं उन पोजिशंस पर उनका हक है। अगर वो अदरवाइज एलिजिबल हैं तो वो उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। ये जो फेथ इन द सिस्टम है, इसे इंटैक्ट रखना यूपीएससी का काम है। बेस्ट ब्यूरोक्रेट चुनना यूपीएससी का काम नहीं है। इसीलिए वो बहुत कम फीस पर इतना इलेबोरेट एग्जाम करके सब लोगों में ये सपना बुन बुन के इसको चलाए रखते हैं, ताकि लोगों को ये यकीन रहे कि अगर मेहनत की, अगर आपने अच्छा किया तो यू टू कैन बिकम अ डीएम। राइट। सो ये एक सेंस में इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी जो है, और मेनी स्टेट बोर्ड्स, मेनी स्टेट कमीशंस हैव फेल्ड इन कीपिंग दिस फेथ सो फार यूपीएससी अपेरेंटली। लेकिन कई बार ना, जैसे बीते सालों में बड़े बड़े नामों, बड़े बड़े नेताओं के साथ कि उनके बच्चों का हो गया है और उसमें इन्फ्लुएंस का सवाल आता है, आरोप लगता है कि इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ है। देखिए, किस लेवल पर होगा इसे समझते हैं।
ज़्यादा इंटरव्यू के लेवल पे हो सकता है, क्योंकि उससे पहले वाला प्रोसेस जो है वो तो written वो रिटर्न वाला प्रोसेस है, और उसमें आम तौर पर अभी तक तो हम यही यकीन करते हैं कि फिक्टिशियस रोल नंबर होते हैं, कॉपी के साथ रोल नंबर नहीं जाते, पता नहीं होता कि किसकी कॉपी है वगैरह वगैरह। तो इस बात की संभावना थोड़ी सी कम है कि उस लेवल पे होगा। इंटरव्यू 275 नंबर का है। 275 में औसतन इस समय 150 160 सबको दिए जा रहे हैं। अगर आप बहुत ख़राब नहीं कर रहे हैं तो 150 160 पे ली जाते हैं, बहुत अच्छे वाले को 200 205 मिलते हैं। तो कुल मिला के 40 नंबर की गुंजाइश मैक्सिमम दिखाई देती है। उसके लिए जो जितनी बड़ी सेटिंग्स की आवश्यकता होगी वो मतलब उसका वर्थ इतना नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इसे भी समझिए कि जिस प्रोसेस से ईमानदारी से जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, बायसेस तो उसमें भी आए हैं, राइट। जो ईमानदारी से इंटरव्यू लिया जा रहा है वो जिन गुणों को देख रहा है वो गुण ऑब्वियसली इन प्रिविलेज्ड लोगों के बच्चों में ज़्यादा हैं। इसके लिए उन्हें अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, उनकी पॉलिश्ड इंग्लिश पहले से है। ठीक बात है। उनकी पर्सनालिटी में जो तर्क, जो चीज़ें खोजे जाने की जरूरत है वो उनकी पर्सनालिटी में आ गई हैं, क्योंकि वो पूरा माहौल वैसा क्योंकि मिला वो है उस उनको, प्रिविलेज परवरिश बैकग्राउंड से है। आते हैं, वो उन इंस्टीट्यूशन से आते हैं, वो उन ट्रेनिंग से आते हैं, जरूरत पड़ने पर उनको शुरुआत से ही ये गाइडेंस मिल गई होती है। उनके घर में IAS और IPS मिलने के लिए आते हैं तो वो उनको गाइडेंस दे देते हैं। तो उनको अलग से किसी सिस्टम को हैक करने की जरूरत उतने पैमाने पर नहीं रहेगी। वो भी इसलिए कि केवल 30-40 नंबर का ही तो मामला है, उसमें भी ये लोग पॉलिश्ड है तो पहले ही 190 180 की जद में तो होंगे ही, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फुल प्रूफ सिस्टम है या इस पर हमें वॉच नहीं रखना चाहिए। भी हाल में UPSC ने बाकायदा इस ट्रांसपेरेंसी को कहा है कि अब वो की आंसर की पहले से देंगे, आप पहले से बताएंगे कि मार्क्स कितना है। इन सब चीज़ों से भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। बट देन मेरी तो चिंता दूसरी है। मेरी चिंता ये है कि क्यों ये नौकरी इतना ग्लोरीफाइड है। मेरी तो चिंता है कि क्यों ये एक देश भर का अनूठा अकेला सपना बन के रह गई है। वी शुड हैव डाइवर्सिटी ऑफ ड्रीम्स। क्यों बन गई है सर? क्यों? देखिए, बहुत आसान सी वजह है, आपको मानने में थोड़ा सा वो होगा। मैंने आपको बताया था अपमान कब है। इस देश में नागरिक होने भर से आपको अपमान से इंसुलेशन नहीं मिलता। इस देश में आप नागरिक की तरह पैदा हुए, इसका मतलब ये पर्याप्त नहीं है कि कोई कांस्टेबल आपकी बेइज्जती नहीं करेगा, कोई पटवारी आपको हड़का नहीं देगा, कोई गांव का दबंग आपको हड़का नहीं देगा। केवल सरकारी नौकरी, और उसमें भी अगर संभव है तो DM SDM की नौकरी इंश्योर करती है कि आपको कोई भी आपकी बेइज्जती करके नहीं निकल जाएगा। ऊपर वाला तो फिर भी कर सकता है। व्यक्ति का जिससे पाला पड़ रहा है उनमें से अधिकतर लोग जो हैं वो इस वाली जद से बाहर निकल जाएंगे। और केवल आपके लिए नहीं निकल जाएंगे, आपके लिए तो एक बात होगी, आपके परिवार, आपकी बिरादरी, आपके रिश्तेदार, वे तक कुछ मायने में इंसुलेट हो जाएंगे इस इंसल्ट से। ये ह्यूमिलिएशन विदेशों में नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर आपको और ना ही नौकरी मिल जाने से आपके जबरदस्ती का इज्जत बढ़ जाता है। ये जो हमारे समाज में है, जिसके चलते एक आम नागरिक ये मानता है कि इस तरह की नौकरियां पाने का मतलब है कि आपका रुतबा सामान्य से कुछ ऊंचा हो जाएगा। ये वो वजह है जिसके चलते तमाम लोग अपने बच्चों को लगाए हुए हैं इस मशीन में। और ये वजह बहुत एंटी डेमोक्रेटिक है। इट इज़। तो एंटी डेमोक्रेटिक वजहों को फलने फूलने मत दीजिए। उसकी सबसे पहली ज़रूरत और अनिवार्य शर्त तो ये है कि एंटी डेमोक्रेटिक अगर कुछ भी होता हुआ दिख रहा है तो सवाल उठाइए। आप लोग अगर फेसबुक पेज पे नहीं है, फेसबुक पेज आपका नहीं है, तो बैन होने का ख़तरा भी नहीं है। ठीक है, तो कम से कम गलियों में, नुक्कड़ों में और चर्चा में जो सर ने सबसे ज़बरदस्त बात कही, कई बार हम लोग ये बातचीत कर चुके हैं कि अपने अपने परिवारों में सवाल उठाना शुरू करिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, कम से कम शुरुआत से। तो बहुत सारी बातचीत हुई, मुझे बड़ा मज़ा आया। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। सर, आप आए, बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया।